नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का की जो इंडियन इकोनॉमी है उसका सेकंड पार्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट का। तो इसमें हम बेरोज़गारी की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे इसमें बताया जा रखा है कि भारत लगातार बेरोज़गारी और अल्प रोज़गार की समस्या से ग्रसित रहा है और यह मात्रात्मक रोज़गार के साथ साथ गुणात्मक रोज़गार की भी कमी रही है। पर्याप्त पूंजी का अभाव। रोजगार का जो बेरोजगारी का कारण क्या है? पर्याप्त पूंजी का अभाव। यहाँ प्रति व्यक्ति उपलब्धता काफ़ी कम है। निम्न आय वर्ग वाली जनसंख्या की अधिकता के कारण चद्दर भी काफ़ी कम है। अधिकता के कारण भी काफ़ी कम है। परिणामतः पूंजी निर्माण की प्रचलित दर भी निम्नतम है। मतलब कि बेरोजगारी ज़्यादा होने के कारण जो निवेश है, लोग बेरोज़गार ज़्यादा है तो उनके पास पूंजी की कमी है, जिस कारण की निवेश नहीं हो रहा, और निवेश नहीं होने के कारण जो नई उद्योग या काम का सृजन होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा, जिसके कारण बेरोज़गारी और बढ़ रही है। दोषपूर्ण संपत्ति वितरण। तो उसमें जो दोषपूर्ण संपत्ति वितरण कैसे है? शहरी और ग्रामीण स्तर पर परिसंपत्तियों के वितरण में भारी असमानता है। शहरी परिवारों में परिसंपत्ति के वितरण में काफ़ी असमानता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शहरों में भी लोग रहते हैं, शहरों में जो लोग रहते हैं उनके पास संपत्ति में कितनी असमानता पाई जाती है। कोई ज़्यादा गरीब कोई गरीब होता है तो वो बहुत अधिक गरीब होता है, और कोई अगर अमीर होता है तो वो कुछ ज़्यादा ही अमीर होता है। इसे ही शहरीकरण कहते हैं। मानव संसाधन की गुणवत्ता का निम्न होना। भारत को अपने मानव संसाधन पर बहुत अधिक निवेश करना पड़ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुधार, सामाजिक सेवा व सामाजिक कल्याण पर अधिक व्यय के कारण आर्थिक विकास के लिए पूंजी का अभाव हो जाता है। तो जो हमारा मानव संसाधन है, जिसको हम जनसंख्या भी कह सकते हैं एक प्रकार से, मतलब कार्यबल जो है हमारा वो अधिक है, लेकिन उसमें जो निवेश है ना वो बहुत कम हो रहा है, जिसके लिए तो भारत को उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सामाजिक सुधार, सामाजिक सेवा, सामाजिक कल्याण, इन पर अधिक व्यय करना पड़ता है, जिसके कारण जो उसका आर्थिक विकास है वो पूंजी के अभाव के कारण पीछे होता जा रहा है। अब इसमें इसका कारण क्या है? तो इसमें पहला कारण जैसे इसमें बता रखा है, तकनीकी पिछड़ापन। तो तकनीकी पिछड़ापन, अधिकांश औद्योगिक इकाइयों में अभी घटिया तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। इसी कारण हरित क्रांति का लाभ भी पूरे देश को प्राप्त नहीं हो सका। परिणामतः अधिकांश राज्यों में कृषि उद्योग अभी भी पिछड़ी अवस्था में है। तो जैसा आपने अभी हाल के वर्षों में देखा हो कि कुछ हमारे देश के राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं अभी भी ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं है। जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया। जो यूपी के दक्षिणी पूर्वी ज़िले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो पश्चिमी ज़िले हैं वो तो काफ़ी फल फूल रहे हैं, वहाँ पे हरित क्रांति के कारण वो काफ़ी फल फूल रहे हैं। तो जैसे बिहार ये सब हो गया, यहाँ की जो सिंचाई व्यवस्था है वो काफ़ी निम्न दर्जे की, जिसके कारण जो हरित क्रांति का पूरा जो लाभ मिलना चाहिए था वो पूरे देश को नहीं मिल पा रहा है। अधिकांश जनसंख्या के जीवन स्तर का निम्न होना। तो इसका मतलब क्या है? भारत में अधिकतर लोगों को प्रतिदिन संतुलित भोजन नहीं मिल पाता। यहाँ के लगभग 7% जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। तो आप इसमें जो 12th की जो इंडियन इकोनॉमी की बुक है उसमें जो बेरोज़गारी वाला चैप्टर है, आप एक बार उसको भी नज़र मार सकते हैं, नहीं तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो आप उसे एक बार देख सकते हैं। अल्प विकसित जनांकीय लक्षण। भारत में जनसंख्या का अधिकांश भाग 0 से 15 एवं 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में है। इसके अतिरिक्त औसत जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर भी विकसित देशों की तुलना में काफ़ी अंतर है। वैसे तो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत से क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति की, किंतु इसे गरीबी दूर करने, कुपोषण पर नियंत्रण करने और अपनी समग्र जनसंख्या को आवास तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में अधिक कार्य करना होगा। तो इसमें वही बात की जा रही है कि जो भारत की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा है वो 0 से 15 और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में है। मतलब कि जो उसका कार्यबल है वो काफ़ी कम है, और इसके अतिरिक्त जो उसकी औसत जीवन प्रत्याशा, मतलब जो जीवन जीने की जो आयु होती है वो भी जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है, और शिशु मृत्यु दर भी यहाँ पे अधिक है, ऐसा इसमें लिखा गया है।
विकसित देशों की अब इसमें प्रमुख विशेषताएं बताई जा रखी हैं। तो विकसित देशों की इसमें प्रमुख विशेषता क्या, उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, बृहत स्तर पर औद्योगिकीकरण, कृषि का यांत्रिकीकरण। तो इस और व्यापारिक आधार पर उद्यानों का विकास, उन्नत स्तर पर पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय का विकास, अत्यधिक विकसित और यातायात एवं संचार व्यवस्था, अधिक प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय, और नारी की स्थिति। जैसे कि आपने इसमें इनकी विशेषताएं पढ़ी, जैसे कृषि का यंत्रीकरण की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कृषि का यंत्रीकरण का से तात्पर्य इनका यह है कि वहाँ पर जो सिंचाई की व्यवस्था है वो काफ़ी ऊंची है, वहाँ पर मशीनों से ही सब काम किया जाता है। जैसे भारत में तो जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं उनको बेरोज़गारी से बचाने के लिए कृषि कार्यों में उनके संलग्न होने की आवश्यकता है। लेकिन जो विकसित देश है वहाँ जनसंख्या उतनी अधिक नहीं होती, जिसके कारण वहाँ पे सभी काम जो कृषि से संबंधित होते हैं वो मशीनें ही करती है, जैसे फसलों को काटना, उन्हें बोना इत्यादि। और जो वहाँ पे औद्योगिकीकरण होता है, उद्योग रहते हैं, वो भी बहुत अच्छी प्रकार से विकसित हो रखे होते हैं। और जो वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन होते हैं वहाँ पे उनका बहुत अच्छे से दोहन किया जाता है, तकनीकों द्वारा उनको बहुत अच्छे से, जैसे कोयला ये सब है, गोल्ड जो माइनिंग करके निकाली जाती है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। लेकिन इनकी जो ये इनकी सबसे बड़ी कमी भी है, उसकी चर्चा भी इसमें की जाएगी। अब इसमें आता है व्यापारिक आधार पर उद्यानों को विकास। यहाँ पे व्यापारिक आधार पर भी उद्यानों को विकास किया जा रखा है। उन्नत स्तर पर पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय। तो आपने यहाँ पे भी अमेरिका और फिर जो बाकी के ब्राज़ील ये सब देश हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि पशुपालन का स्तर वहाँ पे कितना ज़्यादा है। और जैसे वहाँ पे पशु पालने के लिए पेड़ ये सब भी काट दिए जाते हैं ताकि उनके रहने के लिए जगह बनाई जाए और कृषि योग्य भूमि की जाए, ताकि वहाँ पे जो कृषि करके फसलें उगाई जाएं, ताकि पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके, पशुओं के लिए वहाँ फसल उगाई जा सके, खाना उगाया जा सके पशुओं के लिए। तो इससे क्या होता है, पेड़ों की कटाई भी हो रही है, लेकिन वहाँ पे पशुपालन की जो व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने के लिए सब करना वहाँ पे ज़रूरी माना जाता है। दुग्ध व्यवसाय, तो जैसे यहाँ पे भारत में तो आपको पता ही होगा कि पहले हर जो घर था कृषि प्रधान देश था ये, तो यहाँ पे हर घर में गाय होती थी। लेकिन जो अमेरिका ये सब है वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लगे हैं जिनके यहाँ गाय ये सब होती हैं और वो उन गाय को दूध निकाल के उन्हें बेचते हैं विदेशों में, जिनसे उनकी आय का ये प्रमुख स्रोत भी रहता है। अत्यधिक विकसित यातायात संचार व्यवस्था, वहाँ की टेक्नोलॉजी भी देख सकते हैं कितनी अच्छी संचार व्यवस्था रहती है। अधिक प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, वहाँ की जीडीपी जो रहती है वो भी काफ़ी अधिक रहती है और प्रति व्यक्ति आय भी काफ़ी अधिक रहती है। और नारी की स्थिति, विकसित देशों में जो नारी की स्थिति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है विकासशील देशों के मुकाबले। वहाँ पे नारी का जो समानता का अगर मैं मामला कहूँ तो वहाँ पे समानता दी जाती है। नारी भी बाहर निकल के, घरों से बाहर निकल के काम करने जाती है, उद्योगों में जाती है, संलग्न होती है, मतलब एक तरीके से आत्मनिर्भर होती है नारी, किसी भी पुरुष पे निर्भर नहीं होती हैं वहाँ की नारियाँ। विकसित देशों की प्रमुख विशेषता यहाँ पे कुछ दी जा रखी है, वही ऊपर की जो बातें थी वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो आप मैं इसमें निशान लगा देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की आधारशिला होती है। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र के आर्थिक विकास की कुंजी है। विकसित देश उन्नत विज्ञान तकनीक द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जापान, इंग्लैंड में बड़े मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान एवं उन्नत तकनीक का समुचित उपयोग करके तीव्रता से विकास किया है। तो आप इसमें, मैं इंग्लैंड की बात नहीं करूँगा क्योंकि इंग्लैंड ने तो भारत से कच्चा माल काफ़ी लेकर गया है वो अपने देश में, और उसका उपयोग करके वह विकसित हुआ है। बृहत स्तर पर औद्योगिकीकरण, तो इसमें सभी विकसित राष्ट्रों ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योग की स्थापना विशाल स्तर पर कर ली है, लेकिन जो इससे पर्यावरण है वो बहुत प्रदूषित हुआ है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि देशों ने औद्योगिकीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। तो बात इसमें नोटिस करने वाली है कि जो अगर मैं कहूँ यूरोप के जो देश हैं और जो जापान ये सब है, उन्होंने औद्योगिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है ताकि उनका देश उन्नति कर सके।
इन देशों में लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, पोत व वायुयान निर्माण उद्योग आदि का तीव्र गति से विकास हुआ। तो आप भी जानते हैं कि जो काफ़ी जो इंजीनियर मोटर गाड़ी है, इस वजह से अमेरिका की टेस्ला ये सब कंपनियाँ होती हैं वो कितनी उन्नत प्रकार की होती हैं, उनको टेक्नोलॉजी भी कितनी हाई रहती है, वो भारत में आकर के अपना निवेश इत्यादि करती हैं, तो इससे मदद मिलती है। कृषि का यांत्रिकरण सब ऊपर वाली बातें हैं, तो मैंने जो जो आपको समझा दिया है आप उसे सही ध्यान में रखना और इसे भी पढ़ लेना ताकि आसानी रहे। यहाँ पे देशों के नाम दे रखे तो आप इसे जब अपने नोट्स में लिखे तो इसमें उदाहरण के रूप में आप इन देशों का नाम लिख सकते हैं। इससे एक अच्छा आंसर आप लिखने में सक्षम हो जाते हैं। जो जो यहाँ पे बातें बताई जा रही है बुक की लैंग्वेज में थी, मैंने इसे काफ़ी सरल भाषा में समझा दिया है, तो आप इसे जो बुक की लैंग्वेज है उसको भी पढ़ेंगे और सरल भाषा का भी इस्तेमाल करेंगे। पूरी बुक की लैंग्वेज कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी भाषा में लिखते हैं तो जो चेक करने वाला रहता है एग्ज़ामिनर, उसको पता लगता है कि जिसने भी ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं उसको समझ है कि उस क्वेश्चंस के बारे में उसको समझ है, इससे पता चल जाता है। तो इसलिए आप हमेशा अपना कंसेप्ट जो है उसको मजबूत करने पर जोर देना, रट्टाफिकेशन पे जोर मत देना। व्यापारिक आधार पर उद्यानों का विकास। विकसित देशों में बड़े बड़े महानगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या के लिए फल एवं सब्जियों के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर उद्यानों का विकास किया गया है। इस प्रकार की कृषि को बाजार के लिए बागवानी या फलों की खेती कहते हैं। अमेरिका व यूरोप के बड़े बड़े नगरों के चारों ओर ऐसे ही उद्यान स्थित हैं। उन्नत स्तर पर पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय का विकास। तो यहाँ की जलवायु जैसे शीतोष्ण जलवायु, उत्तम चारागाह तथा उत्तम नस्लीय पशुओं के कारण विकसित देशों में पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय बहुत प्रगति कर गया है। पशुओं से दूध, मांस, जो इसमें दूध वाले पशु होते हैं जब वो दूध देने योग्य नहीं रह जाते तो उन्हीं का मांस और चमड़ा जो रहता है उसी को निकाल करके बेचा जाता है। तो इसमें कोई आप दो राय मत रखना कि अलग से मांस किसी का निकाल देंगे, उन्हीं पशुओं का मांस निकालते हैं जो दूध देने वाले होते हैं। खूब विकास हुआ है। भारत में भी ऐसा ही होता है, जब कोई पशु दूध देने लायक नहीं रहता तो उसका मांस जो होता है वो निर्यात कर आयात मतलब कि उसे बाहर के देशों में भेज दिया जाता है। और ये भी भारत शायद चौथे नंबर पे है मांस का निर्यात करने में, मांस को दूसरे देशों में बेचने के लिए। दूध से मक्खन, पनीर, दुग्ध चूर्ण आदि वस्तुएं तैयार की जाती है। कई देश इनकी बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। तो जैसा आपने मैंने कहा था कि भारत निर्यातक है बहुत ज़्यादा, चौथे नंबर पे है शायद विश्व में जो बीफ का जो करता है निर्यात करता है। अत्यधिक विकसित यातायात संचार व्यवस्था। जो विकसित देशों की यातायात और संचार व्यवस्था होती है वो काफ़ी उच्च स्तर की होती है। इन देशों में सड़क तथा बृहद रेल पथों का जाल बिछा होता है। इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन का भी विकास कर लिया गया है। जल परिवहन नदियों, झीलों तथा नहरों द्वारा संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त इन देशों में स्वचालित मोटर गाड़ियाँ, विद्युत रेलगाड़ियाँ, पनडुब्बियाँ, आधुनिक जलयानों तथा तीव्रगामी हवाई जहाज़ों ने भी इन देशों के एक दूसरे के निकट ला दिया। इन देशों में संचार संसाधनों का अत्यधिक विकास हुआ है। अधिक प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, तो ये सब वही बातें हैं। अधिक ऊंची होती है जो उनकी संपत्ति के मापदंड है। इससे इन देशों के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। आपको बस जो ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले जो ये जो हाईलाइट ज़्यादा पॉइंट है ना, ये ब्लैक कलर के, आपको इन पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि आप जब इसे लिखेंगे ना अपने एग्ज़ाम में तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट एग्ज़ामिनर की ना नज़र इन पॉइंट्स पे जाएगी जिससे कि वो डायरेक्ट इन पॉइंट्स को चेक करेगा और वो आपके आंसर को सही मान लेगा, चाहे आपने इन जो एक्सप्लेनेशन है इसके में ज़्यादा कुछ ना लिखा हो तब भी। नारी की स्थिति की बात अब हम कर लेते हैं। विकसित देशों में स्त्रियां शिक्षित है, रोजगार में संलग्न है तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। विकसित देशों में नारी का स्थान पुरुषों के बराबर समझा जाता है। इन देशों में नारी साक्षरता का प्रतिशत ऊंचा है। जो विकसित देशों में नारी की साक्षरता दर होती है वो ऊंची है। अधिकांश स्त्रियां स्वास्थ्य तथा राष्ट्र के निर्माण व अभ्युन्नति में सक्रिय योगदान देती हैं।
इसकी अन्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। वृहत स्तर पर औद्योगिकीकरण के कारण विकसित देशों में नगरों तथा नगरीय जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है। विकसित देशों में उच्च साक्षरता पाई जाती है, जनसंख्या में नियंत्रित वृद्धि होती है, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक तकनीकी ज्ञान तथा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें हम आगे बात कर लेते हैं विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर। तो इसमें विकसित देश की परिभाषा दी जा रखी है, विकसित देशों के उदाहरण हैं, फिर इसमें फिर से विकसित देशों की निम्नलिखित विशेषताएं। अब निम्नलिखित विशेषताएं जो ऊपर वाली बात थी वही है, इसमें संक्षिप्त में कहा जा रखा है इसमें इन बातों को। तो आप इसमें विकसित देशों की जो परिभाषा है आप उसे नोट कर सकते हैं, और विकसित देशों के जो उदाहरण है तो आपको काफ़ी आसानी से पता होगा। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब के बारे में। अब इसकी कुछ जो विशेषता है वो हमने ऊपर भी चर्चा कर रखी है, तो आप उसको ही पढ़ लेना, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी तरीके से पता ही है। विकासशील देशों की परिभाषा, वे देश जो आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रहे हैं, जहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है, गरीबी और बेरोजगारी का स्तर अधिक होता है, लोगों के रहन सहन का स्तर अच्छा नहीं होता, देश की आधारभूत संरचना का विकास नहीं हुआ होता है, ऐसे देश को विकासशील देशों की संज्ञा दी जाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या मुख्य अंतर होता है? ये इसमें लाइंस नहीं है, ये वाली संज्ञा दी जाती है। तो इसमें जैसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बता रखा है, तो इसमें एक मुख्य अंतर ये है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो निजी कंपनी होती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो सरकारी कंपनी होती है, ये सरकार द्वारा संचालित होती है। विकासशील देशों की निम्न विशेषताएं, जो जैसे निचला मानव विकास सूचकांक जो हमारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो निम्न स्तर का होता है। कम सकल घरेलू उत्पाद, उच्च निरक्षरता दर, उच्च गरीबी दर, शिक्षा का निचला स्तर, घटिया परिवहन, संचार और चिकित्सा सुविधाएं, असमान आय वितरण व उच्च मृत्यु दर और जन्म दर, उच्च शिशु मृत्यु दर आदि। विकासशील देशों के उदाहरण, भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब इत्यादि। तो इसमें चीन को मैं हटाना चाहूँगा क्योंकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी उन्नति कर रही है अभी, जिससे अमेरिका को भी डर लग रहा है, तो इसमें मैं चीन की बात नहीं करूँगा। आप चीन को हटा सकते हैं इसमें, हालांकि वो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, लेकिन आप चीन को हटा सकते हैं इसमें से। अब निम्न बिंदुओं के माध्यम से विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर समझते हैं। तो मैं कहूँगा ये वाला आप कर लेना, बहुत ईजी है। हमने जब पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो इन अंतरों को करने में कुछ नहीं जाएगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं इसमें बता दूंगा। दोनों के बीच अंतर काफ़ी आसान है। अब हम इसमें धारणीय विकास के बारे में जान लेते हैं। धारणीय विकास क्या होता है, इसके बारे में भी हमने 12th क्लास में पढ़ रखा है, ज्योग्राफी में भी पढ़ रखा है। इसमें हमने ऐसा विकास है, धारणीय विकास ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना, जो आने वाली पीढ़ी होती है, भविष्य की पीढ़ी, उनकी आवश्यकताएं जो होंगी उनकी पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इसका सरल सा अगर मैं कहूँ तो हमें अपने संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बची रहे। तो ये इसमें बात कही गई है। तो इसमें संसाधनों के बारे में बता रखा है। पहला, गैर नवीकरणीय संसाधनों के लिए स्थानापन्न ढूंढना और नवीकरणीय संसाधनों का युक्ति संगत प्रयोग करके। तो उसमें ये उपाय सुझा रखा है। जो संसाधन, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो संसाधन असीमित है, जैसे सूरज की जो किरण है वो असीमित है, और जैसे हम पानी से बिजली बना सकते हैं वो असीमित है, और फिर जो हम पवन चक्की लगाते हैं वो असीमित है क्योंकि लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है। और गैर नवीकरणीय संसाधन क्या है, जिनको बनने में काफ़ी समय लगता है और वो एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जैसे पेट्रोल, कोयला, ये सब बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण इनका जो दोहन हो रहा है जिस प्रकार से उससे हिसाब लगाया जा सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेगा। धारणीय विकास का अर्थ है कार्य। धारणीय विकास
ऐसा विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण रहित हो, जो भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ एवं अधिक संसाधन उपलब्ध कर सके, तो इसे धारणीय विकास कहते हैं। तो ये लाइन जो है इसमें मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसे अपने नोट्स में शामिल करने वाले नोट्स बनाना चालू कर दीजिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। एडमिशन जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई कर देनी चाहिए। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन द्वारा धारणीय विकास की परिभाषा, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण है और विकास सम्मेलन है, उसके द्वारा धारणीय विकास की क्या परिभाषा है। आर्थिक समृद्धि व विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है। आर्थिक पर्यावरण रोजगार मूलक है और देश की प्रगति को संचालित करने में सहायक होता है। यदि आर्थिक पर्यावरण प्रतिकूल हो तो गरीबी, बेकारी का मतलब बेरोजगारी, भुखमरी, जन असंतोष का सामना करना पड़ता है, जो किसी भी देश के विकास को अवरुद्ध करता है। तो इसमें यही बात कही गई कि अगर जो आर्थिक पर्यावरण हमारा होता है, जैसे जिसका निर्यात करने से हमें चीज़ें धन मिलता है, हमें जिसका निर्यात करने से हमें धन की जो पूंजी जो है वो हमारे देश में आती है विदेशों से, तो अगर वो प्रतिकूल होगा, मतलब हमारे अनुकूल ना हो करके हमारे प्रतिकूल होगा, तो इससे जो गरीबी है, भुखमरी है, जन असंतोष है, उसका सामना करना पड़ सकता है और ये देश के विकास को अवरुद्ध करता है। एक तरीके से अगर ये हमारे अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, तो ये हमारे देश का जो विकास है उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। अब इसमें आगे जो बात कही जा रखी है, आज पर्यावरण एक ज़रूरी सवाल ही नहीं बल्कि ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, लेकिन आज लोगों में इसे लेकर कोई जागरूकता नहीं है। ग्रामीण समाज को, जो हमारा ग्रामीण समाज है, आपको तो पता ही होगा, वहाँ पे लोग पर्यावरण से कितना जुड़ाव रखते हैं, लेकिन शहरों में जो लोग रहते हैं उनको कोई उत्सुकता नहीं होती। वो जो नदियाँ ये सब होती हैं वो उनको भी गंदा कर देते हैं, पेड़ वेड़ जो रहते हैं उनको भी नहीं लगाते, और बल्कि पार्क में जा कर के और कूड़ा फैला देते हैं जहाँ पेड़ ये सब होते हैं। और जो पर्यटन के स्थल होते हैं उनको भी शहर के लोग जा कर के गंदा कर देते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, और जो शहर वाले लोग रहते हैं वो उनका मजाक भी उड़ाते हैं। इस कारण से परिणाम स्वरूप पर्यावरण सुरक्षा महज एक सरकारी एजेंडा ही बनकर रह गया है, जबकि यह पूरे समाज से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखने वाला सवाल है। जब तक इसके प्रति लोगों में एक स्वाभाविक लगाव पैदा नहीं होता, पर्यावरण संरक्षण का दूर का सपना ही बना रहेगा। तो इसमें जब तक हम पूरे समाज को इससे बहुत घनिष्ठ तरीके से संबंध अगर इसका स्थापित नहीं कर पाते, तो पर्यावरण संरक्षण एक दूर का ही सपना बना रहेगा। और हम देख सकते हैं आज के समय में कि किस प्रकार से सरकार ने जो प्लास्टिक बैन करा है, अभी 1 जुलाई से जो प्लास्टिक बैन हुआ है उसके बाद भी अभी भी पन्नियाँ मिल रही हैं। इससे दिखाते हैं कि हमारे जो समाज है वो कितना अदूरदर्शी है, जो ये नहीं समझ पा रहा कि जो हमारा आज है वही हमारा भविष्य भी बनेगा आगे चल करके। जो हम आज कर रहे हैं उसका परिणाम हमें आगे चल करके मिलेगा, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और पॉलीथीन, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका यूज़ करते रहते हैं। अभी भी अगर आप जाएंगे मार्केट में तो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही लोग इसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बस थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जैसे हम लोग सब्जियां लेने जाते हैं तो जो हम घर से ही थैला लेकर जाएं और उसी में जो सब्जियां रहती है उसी को हम उसी में झोले में ही रख लें, अपने थैले में ही, और फिर घर पे आके हम उसे अलग अलग छांट करके रख सकते हैं धो करके। तो इससे हमें जो पन्नी भी वेस्ट नहीं होगी, हमारी घर पे कूड़ा ये सब भी नहीं फैलेगा, और जो सब्जियों से जो कूड़ा निकलता है हम उसका यूज़ पौधों ये सब में कर सकते हैं। और नहीं तो अगर हम उसे ऐसे भी फेंक देंगे तो वो जल्दी ही खाद के रूप में बन जाते हैं, और जो उनका क्या कहते हैं, जो प्लास्टिक होता है वो जिस प्रकार से मिट नहीं पाता, लेकिन वो जल्दी ही मिट्टी में मिल जाते हैं। पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से है, तो इसमें वही सब बातें बताई जा रखी हैं। अपने परिवेश में हम इस तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा निर्जीव सजीव वस्तुएं पाते हैं। ये सब मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान आदि
आदि में विषय के मौलिक सिद्धांतों तथा उनसे संबंधित प्रौद्योगिकी विषयों का अध्ययन किया जाता है, परंतु आज की आवश्यकता यह है कि पर्यावरण के विस्तृत अध्ययन के साथ साथ इससे संबंधित व्यवहारिक ज्ञान पर भी बल दिया जाए। आधुनिक समाज को पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की शिक्षा व्यापक स्तर पर दी जानी चाहिए। साथ ही इससे निपटने के बचावकारी उपायों की जानकारी भी आवश्यक है। आज के मशीनी युग में हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। प्रदूषण एक अभिशाप के रूप में संपूर्ण पर्यावरण को नष्ट करने के लिए हमारे सामने खड़ा है। तो अगर आप ये कहेंगे कि प्रदूषण आज हमारे पर्यावरण को के लिए सबसे खतरनाक, तो मैं कहूँगा प्रदूषण का कारण क्या है। हम ही लोग हैं उसका कारण, क्योंकि हमें तो इधर उधर जल्दी जाना रहता है, जिसके लिए हमें वाहनों का उपयोग करना रहता है। अगर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें अगर अपने घर से थोड़ी दूर किसी दुकान पर जाना है तो भी वो स्कूटी ये सब लेकर के जाते हैं, जिसके कारण एक तो पेट्रोल ईंधन की खपत होती है उनके, और जो पर्यावरण प्रदूषित होता है वो तो अलग सी बात ही रहती है। लेकिन तब भी कोई ध्यान नहीं देता है इस बारे में। संपूर्ण विश्व एक गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रहा है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में अब पानी के जो हैं वो फ़िल्टर लग गए हैं कई घरों में। तो जो लोग मतलब कि खुश होते हैं कि उन्होंने तो पानी का फ़िल्टर लगा लिया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि पानी के फ़िल्टर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों। क्योंकि हम ही ने अपनी नदियाँ हैं वो पूरी तरीके से गंदी कर दी हैं। हमने जो अपनी नदियाँ होती हैं उन्हें सुखा दिया है पूरा, जिसके कारण, और जो हमारे जल के स्रोत है मीठे पानी के, हमने उन्हें पूरा ख़राब कर दिया, जिसके कारण अब हमें फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। हमारी जो हमारी सरकार है वो इसमें कार्य भी कर रही है, लेकिन वो भी दिखावा ही करती है, क्योंकि ऐसा कोई भी कोई भी ऐसा उदाहरण मैं नहीं दे सकता कि सरकार ने यह कार्य किया है। जो सरकार की परियोजनाएं थी गंगा से संबंधित, यमुना से संबंधित, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यमुना में अभी भी कूड़ा उतना ही फेंका जाता रहा है नालियों, और फिर उसके बाद जो फैक्ट्रियों से सबसे ज़्यादा जो निकलती है रसायन, वो जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है, उनको तो रोका ही नहीं जा सकता है। हालांकि सरकार बस एक काम करती है कि जो छोटे मजदूर जो वहाँ के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले आसपास के लोग होते हैं उनको रोकती रहती है, क्योंकि वो लोग बस कपड़े धोते हैं और सरकार ये क्या कर उन्हें रोकती है कि उनके कपड़े धोने से ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि एक फैक्ट्री से निकलने वाले कूड़े से ज़्यादा प्रदूषण होता है, या फिर अगर कोई गरीब व्यक्ति अपने कपड़े धो रहा है जल में तो उससे ज़्यादा प्रदूषण होता है। हालांकि प्रदूषण का जो एक सबसे प्रमुख कारण है वो हमारी आवश्यकताएं हैं। आज के समय में हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ी गई हैं कि प्रदूषण का होना स्वाभाविक ही है। प्रकृति ने हमें पूर्ण रूप से हर चीज़ उपलब्ध कराई है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लेकिन जब हमारी इच्छाएं जो होती है उसकी पूर्ति के लिए जो प्रकृति है उसके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है। लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं, जैसे हमारे खाने के लिए प्रकृति ने हमें फल दिए थे, अब इसकी जगह आप देखते होंगे पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब बनने लग गए हैं, और भी कई तरीके की विलासिता की वस्तुएं बनने लग गई हैं। तो प्रकृति को पता थोड़ा था कि मानव आगे जा कर के ऐसा ही हो जाएगा। उसने तो जो उसकी आवश्यकताएं थी उस अनुरूप उसे संसाधन दिए थे। तो आप ये सब पॉइंट भी लिख सकते हैं अपने उसमें, जब आप प्रदूषण के बारे में इसमें लिखे, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम अभी आगे क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित। यद्यपि हमारे पास पर्यावरण संबंधी पाठ्य सामग्री की कमी है, तथापि संदर्भ सामग्री की कमी नहीं है। वास्तव में आज पर्यावरण से संबंध उपलब्ध ज्ञान को व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है। आपने भी देखा हुआ कि जो स्कूल में बच्चे रहते हैं जो कंपटीशन करते हैं इन्वायरमेंट पे ऐसे लिखवाया जाता है, जिनसे कभी कभार स्कूलों में इन्वायरमेंट पे ड्राइंग भी बनवाई जाती है, तो वो सिर्फ स्कूलों तक ही सीमित रह जाता है। बाहर निकलते ही बच्चे कुरकुरा ख़रीदते हैं और भी जो खाने की चीज़ें रहती हैं उनके रैपर्स खा करके उन्हें बाहर फेंक देते हैं। जैसे एपी की कोई बोतल ख़रीदी तो उस एपी को ख़त्म करने के बाद वो उसको फेंक देते हैं। जबकि अगर उसने जो अभी स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का मैं उदाहरण देता हूँ कि एक स्टूडेंट के क्लास में ऐसे कंपटीशन था,
इन्वायरमेंट पे। तो उसने इन्वायरमेंट पे लिखा, टीचर ने उसे शाबाशी दी, लेकिन वही बच्चा बाहर निकल करके कुरकुरे खाता है, चिप्स के पैकेट खाता है और उसे रोड पे जाकर फेंक देता है। तो ये ज्ञान बस हमें मस्तिष्क पे ना रख के इसे हमें व्यवहारिक बनाना होगा, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जो पृथ्वी है हमारी, उस वो जब वो गर्म होगी तो जब विनाश का समय आएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मानव जो जाति है वो तो ख़त्म हो ही जाएगी, जैसे डायनासोर की जातियाँ थी वो ख़त्म हुई जो प्रलय आया था उसके कारण। अब मानव जाति भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो पृथ्वी है वो तो फिर से अपना जो चक्रण है वो कर ही लेगी। जैसे उसने जब डायनासोर्स थे और जब पृथ्वी पे जो उल्का पिंड, हाँ जो सॉरी जो हमारी जो पृथ्वी है वो तो अपना पुनर्चक्रण कर ही लेती है, मतलब अपना विस्तार फिर से कर ही लेती है ना। जैसे डायनासोर की पहले प्रजाति थी तो अब वो समाप्त हो चुकी है, फिर पृथ्वी ठंडी हुई और फिर पृथ्वी पे मानव जाति का फिर से विकास हुआ। तो अब अगर मानव जाति भी नष्ट हो जाएगी तो पृथ्वी नष्ट होने वाली नहीं है, मानव जाति भले ही नष्ट हो जाए। तो हमें मानव जाति को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और पृथ्वी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी रहेगी तब हम रहेंगे, और अगर हम नहीं रहेंगे तब भी पृथ्वी रहेगी ही। तो वास्तव में आज पर्यावरण से संबंध उपलब्ध ज्ञान को व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है, ताकि समस्या को जनमानस सहज रूप से समझ सके। ऐसी विषम परिस्थिति में समाज को उसके कर्तव्य तथा दायित्व का एहसास होना चाहिए। आपने जैसे देखा हो कि पहले लोग मिट्टी के बर्तन जो रहते थे उनका यूज़ करते थे, मिट्टी के चूल्हों का यूज़ करते थे, लेकिन फिर जब धीरे धीरे औद्योगिकीकरण आया, फिर जो स्टील की जो गैस ये सब आने लग गई, सिलेंडर आने लग गए, और फिर जैसे हमारी आवश्यकता की हमारी इच्छाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे विलासिता की वस्तुएं भी आती गई। वैसे अगर मैं बात करूं कि पहले मिट्टी का जो चूल्हा होता था वो मिट्टी का ही बना होता था, तो उसमें कोई ज़्यादा सामग्री यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती थी, मिट्टी का बनाया और उसमें फिर जो हमारे ईंधन होता था, जैसे उपले होते थे गोबर के या फिर जो लकड़ी ये सब होती थी उनका यूज़ करा जाता था। लेकिन अभी के समय में जो हमारे घर में सिलेंडर ये सब होता है, वो चूल्हे होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, जिनको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो जब वो फैक्ट्री में उनका निर्माण होता है, जो फैक्ट्री में उनका निर्माण होता है तो उसमें भी ईंधन का प्रयोग होता है, बिजली लगती है उसमें, और जो स्टील को कारखानों में जब पिघलाया जाता है उससे भी प्रदूषण निकलता है। तो ये हमारी क्या है, हमारी आवश्यकता नहीं थी ये, लेकिन हमारी जो इच्छाएं थी उसने इसको जन्म दिया। अगर हम बात करें कि अभी एलपीजी जो है उसने प्रदूषण को कम किया, लेकिन जब हम बात करें कि एलपीजी जहाँ पे रिफ़ाइन होके आता है, जहाँ पे मेरा मतलब कि जैसे पेट्रोलियम में सब चीज़ें हो गई, वो जहाँ पे रिफ़ाइन होती है वहाँ से भी तो पोल्यूशन निकलता ही है ना। तो आप कैसे कह सकते कि ये चीज़ें प्रदूषण को कम करती हैं। जो फैक्ट्रीज़ हैं वो रिफ़ाइन करके हमें पेट्रोल भेज देती हैं और बाकी का जो कूड़ा रहता है वो महासागरों, सागरों इत्यादि में बहा दिया जाता है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता रहता है। वास्तव इस प्रकार समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है। वास्तव में सजीव तथा निर्जीव दो संगठक मिलकर प्रकृति का निर्माण करते हैं। वायु, जल तथा भूमि निर्जीव घटकों में आते हैं, जबकि जंतु जगत तथा पादप जगत से मिलकर सजीवों का निर्माण होता है। इन संगठनों के मध्य एक महत्वपूर्ण रिश्ता यह है कि अपने जीवन निर्वाह के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। जीव जगत में यद्यपि मानव सबसे अधिक सचेतन एवं संवेदनशील प्राणी है। आपको पता है कि मनुष्य का जो चेतना होती है वो कितनी ज़्यादा अधिक स्तर की होती है। जो भी जीव जंतु पृथ्वी पे उपलब्ध है उनसे ज़्यादा जो चेतना रहती है ऊंची, वो मनुष्य की रहती है, और वो संवेदनशील प्राणी भी होता है। हालांकि जो पशु रहते हैं, गाय, ये सब, वो भी उनमें भी संवेदना होती है, लेकिन वो उतने मनुष्य से अधिक संवेदनशील नहीं होते। अधिक नहीं, मतलब मनुष्य के जैसे संवेदनशील नहीं होते हैं। तथा भी अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु वह अपने जीव जंतुओं, पादप, वायु तथा जल, भूमि पर निर्भर रहते हैं। आवश्यकताओं के लिए तो जीव जंतुओं पर इत्यादि पर निर्भर रह सकते, लेकिन इच्छाओं के लिए मानव जो रहता है इनका दोहन करने लग जाता है, इनका उपयोग नहीं करता, वो इनका दोहन करने लग जाता है। मानव के परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतु, पादप, वायु, जल तथा भूमि पर्यावरण की संरचना करते हैं। शिक्षा के माध्यम से जो इसमें बातें, जैसे कुछ बातें हैं इसमें कि पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है,
निर्जीव घटक कौन से होते हैं, सजीव घटक कौन से होते हैं, उन बातों को आप अपने आंसर्स में लिखना। पूरी बना बना कर मत लिखने की कोशिश करना, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें बुक वाली भी लगाना, ताकि आंसर जो है वो आपका तर्कपूर्ण लगे, व्यवहारिक लगे आंसर भी आपका। शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण का ज्ञान। शिक्षा मानव विज्ञान जीवन के बहुमुखी विकास का प्रबल साधन है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक बुद्धि एवं परिपक्वता लाना। शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति होती प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान अति आवश्यक है। प्राकृतिक वातावरण के बारे में ज्ञान अर्जन की परंपरा भारतीय संस्कृति में आरंभ से ही रही है। तो आपने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति में पहले भी पता हो कि हमारे यहाँ ज्ञान की कितनी आवश्यकता रही है। प्रकृति को माँ की तरह पूजा जाता रहा है। यहाँ पे जो किताबें रहती हैं, किताबें भी नहीं थी उस समय, जो गुरु होते थे वो मुंह से वाणी बोलते थे, और जो वहाँ के शिक्षक रहते थे, शिष्य रहते थे, वो उनको कंठस्थ कर लेते थे। एक बार जब गुरु बोल देता तो उनको वही याद कर लेते थे। और जो पांडुलिपियाँ रहती थी वो कागज़ की नहीं रहती थी, वो उनको या तो पत्ते पे लिखा जाता था, या जो तांबे की जो छाल रहती थी पेड़ की, उन पे लिखा जाता था। तो इससे जो पर्यावरण का प्रदूषण था वो उस समय भी बहुत कंट्रोल में था। परंतु आज के भौतिकवाद युग में परिस्थितियाँ भिन्न होती जा रही हैं। भौतिकवाद, और मैं से उपभोगवाद युग भी बोलूँगा मैं, क्योंकि उसमें लोग अब ज़्यादा उपभोग करने लग गए हैं। उपभोगवाद इतना बढ़ गया है कि टीवी ये सब पे भी सिर्फ उपभोगवाद के बारे में ही चर्चा की जाती रही है कि इसका उपभोग करें, आप ये चीज़ का उपयोग करें। मतलब कि मनुष्य को आवश्यकता नहीं होती तब भी उसे बार बार दिखा करके इस प्रकार से उसके अंदर की भावना लाई जाती है, हीन भावना। अगर वो चीज़ उसके पास नहीं है तो वो है ही नहीं इस दुनिया में, कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति, वो मनुष्य ही नहीं है। तो दूसरी ओर मानव परिवेश भी उसी गति से प्रभावित होता रहा है। आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों को ज्ञान शिक्षा के माध्यम से होना आवश्यक है। पर्यावरण तथा शिक्षा के अंतर संदर्भों का ज्ञान हासिल करके कोई भी व्यक्ति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। पर्यावरण का विज्ञान से गहरा संबंध है, किंतु उसकी शिक्षा में किसी प्रकार की वैज्ञानिक पेचीदगियाँ नहीं है। शिक्षार्थियों को प्रकृति तथा पारिस्थितिक ज्ञान सीधी तथा सरल भाषा में समझाई जानी चाहिए। जो शिक्षार्थी होते हैं उन्हें, जो शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी जो होते हैं, उन्हें प्रकृति और पारिस्थितिक ज्ञान जो होता है वो उन्हें सरल भाषा में समझाना चाहिए, और उन्हें कहना चाहिए कि व्यवहार में इसे लेकर आए। इस प्रकार से समझाएं कि जो स्टूडेंट है वो उसे अपने व्यवहार में लेकर आए और योगदान करे अपने प्रकृति को बचाने में। शुरू में यह ज्ञान सतही तौर पर मात्र परिचयात्मक ढंग से होना चाहिए। आगे चलकर इसके तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण का ज्ञान मानवीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। लोग अपने आसपास के आवरण को नष्ट करने का हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। पर्यावरण की सुरक्षा तो सिर्फ दिमाग में ही है। तो इसमें जो ये लाइन बोली जा रखी है, आप इसका जो प्रयोग है वो अपने आंसर में ज़रूर से ज़रूर करना। जब आपको पर्यावरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन लिखने के लिए आए तो इससे क्या होगा, एक जो है एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप पर्यावरण के प्रति कितने सजग हैं। कि आज का मनुष्य तो केवल अपने आसपास के आवरण को नष्ट करने में लगा है, जो पर्यावरण को बचाने की बात है वो तो केवल उसके दिमाग में ही है। नगरीकरण तथा औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण का अधिक से अधिक दोहन हो रहा है, तो इसकी तो बात है ही है। इसका सीधा परिणाम यह निकल कर आ रहा है कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जिसमें कहीं सूखा, कहीं अतिवृष्टि जैसी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। जो ज़मीन कल तक उपजाई थी, आज देखा जाए तो उसमें अच्छी फसल नहीं होती और ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में बंजर हो जाएगी। तो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मानव जाति खत्म हो जाएगी, पृथ्वी फिर से बन जाएगी। बस सिंपल सी बात है। पर्यावरणीय समस्याएं, ज़्यादातर पर्यावरणीय समस्याएं पर्यावरण अवनयन और मानव जनसंख्या और मानव द्वारा संसाधनों के उपभोग में वृद्धि से जुड़ी हैं। तो जो मानव द्वारा जो उपभोग किया जा रहा है और जो मानव की जनसंख्या जो बढ़ते ही जा रही है, उससे संबंधित है हमारा पर्यावरण की समस्या। पर्यावरणीय अवनयन के अंतर्गत पर्यावरण में होने वाले वे सारे परिवर्तन आते हैं जो अवांछनीय हैं और किसी क्षेत्र विशेष में पूरी पृथ्वी पर जीवन
और संधारणता को खतरा उत्पन्न करते हैं। अतः इसके अंतर्गत प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का क्षरण और अन्य प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि शामिल की जाती हैं। तो आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से हमारी जलवायु परिवर्तित हो रही है। जो ग्लेशियर्स है वो हमारे कितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं। जो पृथ्वी का तापमान है वो शायद 2 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस शायद बढ़ गया है, शायद नहीं, मतलब बढ़ गया, मुझे आंकड़े पता नहीं है, शायद 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और जो प्राकृतिक जो नहीं हमारी जो जैव विविधता है वो किस प्रकार से वो ख़त्म होते जा रही है। जो हमारी जीव जंतु है, हर रोज़ जब भी कोई नया घर बनता है, जैसे मैं कहूँ अगर ब्राज़ील इन सब में डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है, धीरे बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो जिसके कारण जो वहाँ की धरोहर थी, प्राकृतिक धरोहर, वो कम होते जा रही है। जिस ब्राज़ील के जंगलों को हम फेफड़ा कहते थे, पूरे विश्व का फेफड़ा कहा जाता था, वो अब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। संसाधन न्यूनीकरण। संसाधन न्यूनीकरण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य द्वारा अपने आर्थिक लाभ हेतु इतनी देर से दोहन की उनका प्राकृतिक पर्यावरण का पुनर्भरण ना हो पाए। रिप्लेनिशमेंट। तो आप इसमें कारणों में जो आएगा कि पर्यावरण समस्याओं के मूल कारण क्या है, उनके बारे में चर्चा करें, तो आप इन कारणों के बारे में लिखेंगे। कुछ अपने विचार भी रख सकते हैं आप इसमें। ये चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वैसे भी आने वाली जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा उसमें हम ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिले तो कृपया कर इसे शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको 5th सेमेस्टर से संबंधित ऐसी ही वीडियोस चाहिए, क्योंकि हम हिस्ट्री की भी वीडियो लाने वाले हैं और पॉलिटिकल की भी वीडियो आने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। धन्यवाद।